हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपके लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2023 को लेकर के पेपर की वीडियो डाली थी और उसमें हमने आपको हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करवाया था। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो भी कैंडिडेट जिनकी परीक्षा 2023 यानी इसी माह होने वाली है, वो एक बार 22 दिसंबर 2018 का जो पेपर हुआ था उसे एक बार देख लेंगे तो उससे उन्हें बहुत एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि पहले पिछली बार जो पेपर आया था वो कैसा आया था और इस बार पेपर कैसा रहेगा। तो इस हम जैसे आपने देखा होगा, जो बैंकिंग वाले कैंडिडेट होते हैं, एसएससी वाले कैंडिडेट होते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से उन्हें एक आइडिया भी लगता है कि पहले पेपर कैसा आया था और उसी वे में फिर वो तैयारी करते हैं। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे तो वैसे तो तैयारी आप सभी कर ही रहे होंगे, बाद बाकी उससे ये आइडिया लग जाएगा कि आगे आप कैसे क्वेश्चन आएंगे और कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो हमसे छूट रहा हो। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक हुआ तो आप उसे भी कवर कर लेंगे। तो पार्ट 1 जो है, उस वीडियो जो हमने कल डाली थी वो पार्ट 1 था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में नीचे पिन कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हिंदी के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो पिछली बार आए थे वो उसमें हमने दिखाए हैं, बताए हैं, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी ये पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम जो है आज दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चनों को आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा पहले ही पेपर में क्वेश्चन कैसे आए थे। बाकी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर जितने बार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले फास्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हो सामान्य जानकारी जो जीके का सेक्शन था और जीके के क्वेश्चन आए थे पिछली बार। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम ये 22 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसका जो व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र प्रथम पाली वाला आपके साथ में साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सीरीज भी आप देख पा रहे होंगे। तो उसी पेपर के ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सामान्य जानकारी में पहला क्वेश्चन ये आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम दोस्तों रैम भी बोलते हैं, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये वही पूछ रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो इसमें रैम जो है आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ पा रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन में आप दिखा देता हूँ। जैसे इसमें बताया कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो दोस्तों होती है वो आपकी होती है सीपीयू। आपने देखा हुआ एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, तो उसी के लिए बताया कि यह मेमोरी यूनिट है जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थाई का मतलब ये वॉलेटाइल मेमोरी है, ये स्थायी नहीं होती, ये अस्थायी मेमोरी है जहां डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। आपका डेटा जो होती है और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे टेम्परेरी तौर पर रखा जाता है और इसमें संग्रहीत सूचना को बदला जा सकता है। मीन्स जो भी डेटा इसमें इन्फॉर्मेशन सेव होती है उसे हम चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डेटा समाप्त हो जाता है। जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो रैम में जो भी डेटा जो होता है इकट्ठा कलेक्टेड जो होता है वो पूरा डेटा समाप्त हो जाता है। और हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क द्वितीयक या सहायक मेमोरी हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि द्वितीयक या सहायक मेमोरी कौन सी होती हैं, तो आप याद रखिएगा हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हैं। इसका आप जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो विजुअल बेसिक है, ये आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके कॉम प्रोग्रामिंग मॉडल प्रतिरूप के लिए विकसित किया गया है। तीसरी पीढ़ी का इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपने GIO आपने सुना होगा, देखा भी होगा, GIO यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI होता है, सॉरी दोस्तों, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे GUI के रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट RAD और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट या एक्टिव एच डेटा ऑब्जेक्ट के द्वारा डेटाबेस के एक्सेस और एक्टिव कंट्रोल और ऑब्जेक्ट के निर्माण को सक्षम बनाता है। तो ये दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन्हें एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। आप देखेंगे, रीड आप कर लेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं माइंड में सेटअप हो जाएंगे। दोस्तों, पिछली बार कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन थे, आप देख पा रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन लगातार कंप्यूटर का ही है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ओबियसली उसे हम हमला सतह या अटैक सरफेस बोलते हैं।
और आप यहाँ पे देख भी पाएंगे इसके जो एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह है यानी अटैक सरफेस वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। ये आपको दोस्तों एंटीवायरस वायरस से काफ़ी जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर में, तो ये चीज़ भी आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर में। और नेक्स्ट है आपका सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग को क्या कहा जाता है? तो इसे क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं दोस्तों। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि ये सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिह्नित किया जाता है। मतलब मीन्स साधारण लेख को अनजान और अनजान लेख को विशेष तौर पर चिह्नित कर देते हैं क्रिप्टोग्राफी में। यह प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि अन्य इसे ना देख सकें और ना ही पढ़ सकें। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा की रक्षा करती है बल्कि उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप इस एक्सप्लेनेशन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? दोस्तों चूँकि ये यूपी SSC के थ्रू आपका जो है वीडियो का री एग्जाम हो रहा है और यूपी का ही है, तो आपको यूपी के भी 4-6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे यूपी जीके के। तो यूपी जीके भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा अच्छे से, जैसा कि आपने देखा भी था पिछली बार, देखा भी है पिछली बार भी क्वेश्चन बनाए। तो इसका राइट आंसर है 68.7%। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और कुल जनसंख्या का 65% कृषि पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है यूपी की 65% जनसंख्या। राज्य के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर यानी 68.7% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। ये दोस्तों जितने बार भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं इनका एक्सप्लेनेशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब आप इनके एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेंगे या सब देख लेंगे तो हो सकता है इन्हीं एक्सप्लेनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए और देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे, इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा बहुत उसमें उलटफेर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय का सबसे छोटा कांड है? तो किष्किंधा कांड जो है दोस्तों ये सबसे छोटा कांड है रामायण का, रामचरितमानस का। रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे और देख लीजिए। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला जो है बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा है किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है, पीछे अभी हमने दिखाया बताया भी है। बाकी सुंदरकांड में हनुमान जी के जो है वीर गाथा का परिचय है और लास्ट आपका है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है लंका कांड और सबसे लास्ट है उत्तरकांड। दोस्तों किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है जिसमें 1 से लेके 30 तक दोहे हैं। अब ये हो सकता है अब इस बार ये पूछ ले कि रामचरितमानस का जो सबसे छोटा कांड है उसमें कितने दोहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें 1 से लेके 30 तक दोहे हैं। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? देखिए ये भी यूपी जीके से क्वेश्चन बनाए, तो ये पहला स्थान है। सभी जानते हैं कि यूपी में आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और स्टेटों में टॉप पर बना हुआ है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम है। 13,851.76 टन आलू का उत्पादन 2015-16 उत्तर प्रदेश में हुआ। ये 15-16 का इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये 18 का पेपर है, तो उसी समय के आसपास का ये है। लेकिन हालांकि ये करंट अफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये तभी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और जो कि सबसे अधिक रहा है 15-16 वाला जो कि सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन क्षेत्र 607.32, जी हाँ दोस्तों 607.32 हज़ार हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल यानी 8,427 टन आलू का उत्पादन करता है। तो पहले नंबर पर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर आपका जो है पश्चिम बंगाल है और तृतीय स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर आपको आता है बिहार। बिहार में 6,345.52 हज़ार टन है और चौथे स्थान पर है दोस्तों आपका गुजरात जिसका एरिया दे रखा है 3549.38 हज़ार टन, एरिया नहीं सॉरी वजन। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका यूपी जीके का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो ये दोस्तों अम्बेडकर नगर में स्थित है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका एक्सप्लेनेशन। किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अशरफपुर किछौछा अम्बेडकर नगर के ज़िले में एक छोटा कस्बा है और किछौछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है जो कि एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि तालाब के पानी में उपचार के चमत्कारिक गुण हैं। नेक्स्ट आपका है श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन से हैं।
इनका संबंध, और आप देख पा रहे होंगे श्रीमती एम राजन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित हैं। और आगे देखें, एन राजम को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों म्यूजिक से भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन से व्यक्ति किस म्यूजिक से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ये दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, और 2019 में जैसा कि आप सब जानते हैं अर्धकुंभ जो है आयोजित किया भी गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन ये वाला है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गायन किया जाता है। तो ये बच्चे के जन्म पर, जी हाँ दोस्तों, बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत जो है आयोजित किया जाता है, और गायन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गाया जाता है इस गीत को। और सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। इन गीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियों और उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। बाकी 112 आप क्वेश्चन देख पाएंगे, लट्ठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जी हाँ दोस्तों, बरसाना, जो कहते हैं ना बरसाने वाली होली, आपने सुना भी होगा। तो लट्ठमार होली जो होती है ये बरसाना की फेमस है। और आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, राधा के जन्म स्थान बरसाना, ये राधा जी का जन्म स्थान है बरसाना की। लट्ठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लट्ठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी होती है। मतलब ये कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण की जो लीला थी उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, और इसलिए ये लट्ठमार होली खेली जाती है। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन है। आप देख पा रहे होंगे, मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 114, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और चूँकि दोस्तों बात जूते की आती है तो आगरा, जैसा कि आप जानते हैं कि आगरा फुटवेयर के लिए ज़्यादा फेमस है, और वहाँ पे फुटवेयर का जो है आपका फेयर भी लगाया जाता है। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और वर्ष 1966 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई। दोस्तों आप इन एक्सप्लेनेशनों को जरूर ध्यान से देखा करिए, क्योंकि मे बी पॉसिबल इन्हीं एक्सप्लेनेशनों से आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः घटते क्रम में। तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, अब उसे प्रयागराज ही बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़, पाँचवें पर लखनऊ की है। ये घटते क्रम में है, तो सबसे ज़्यादा मतलब मीन्स टॉप से लेके और डाउन तक आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था 116 के चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। अब ये दोस्तों आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से बना है, अब यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्ली छांदम। आप देख पा रहे होंगे, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्लान बगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोगा कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदया कहा जाता था। दोस्तों अभी तो अब आपसे तो ये पूछ लिया कि जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। मे बी पॉसिबल आपसे ये पूछ ले कि स्कूलों और विद्यालयों की व्यवस्थाओं के लिए दान में दी गई जमीन को क्या कहा जाता था, तो उसे साला भोगा बोला जाता था। या ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या बोला जाता था, तो उसे ब्रह्मदया बोला जाता था। तो ये एक्सप्लेनेशन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखें, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि मैंने बताया इन चीज़ों को, इसे क्या बोला जाता था, या इसे क्या बोला जाता था, आप इन चीज़ों को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि मे बी पॉसिबल आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसी तरीके के ही क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो ये जो है गयासुद्दीन तुगलक हैं, इन्होंने जो है तुगलक वंश की नींव रखी थी। आप देख पा रहे होंगे, भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। क्वेश्चन दोस्तों आपको है, निम्न में से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी एक दो पेपर में देखा गया है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ये है हुमायूं।
हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको आ जाता है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए, शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां ने की थी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली यानी शाहजहांबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बोध गया में एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? मीन्स ये पूछा गया कि बोध गया जो है वो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ये तो सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ये तीर्थ स्थल मानते हैं बौद्ध धर्म में। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल बट वृक्ष के नीचे निरंजना यानी पुनपुन नदी के तट पर उरुवेला बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब दोस्तों ये तो पिछली बार पूछ लिया कि जो है बौद्ध धर्मों के ये है तीर्थ स्थल क्यों माना जाता है, तो तब तो हमें बता दिया कि भैया उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिंपल सी बात है। हमें अब जी, और ये काफ़ी लोग जानते भी हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल अब ये पूछ ले कि कितने वर्ष के अथक परिश्रम के बाद में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद। या किस उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये भी याद रखना है 35 वर्ष की आयु में। या किस तिथि को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा की एक रात को, वैशाख पूर्णिमा, आप ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है मैंने 1-2 पेपर में भी देखा है कि किस बट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और एक जगह क्वेश्चन मैंने ये भी देखा था कि उन्हें किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये निरंजना नदी यानी निरंजना को पुनपुन भी बोलते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर हुआ। और ये भी पूछ सकता है बोध गया कहाँ पर है, तो ये उरुवेला में है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी एक क्वेश्चन इस पूरे मैटर से बनेगा 101%। तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें, 1-2 बार पढ़ लें, रीड कर लें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है सभी चीज़ों से। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो ये 1924 बेलगाम में, आप देख पा रहे होंगे दिसंबर 1924 में बेलगाम जो कि कर्नाटक में है में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 123, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? आपको पता हुआ दोस्तों, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे ये बगीचे में थे और वहाँ पर पुलिस से घिर गए थे। तो इन्होंने सोचा कि पुलिस के हाथों मुझे कुछ हो, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को गोली मार लूँ, और इन्होंने खुद को गोली मार दी थी। आपने ऐसा मूवी में भी देख रखा हुआ, इन पर बेस्ड मूवी बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। तो आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य, हो सकता है ये पूछ ले कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है किस एसोसिएशन के सदस्य थे, तो आप इसका नाम याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद को जो काकोरी षड्यंत्र, जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने जो गोली मारी थी अपने आप को, ये किस षड्यंत्र के तहत बच रहे थे और किस लिए गोली मारी? तो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे और लाहौर षड्यंत्र केस से भी बचने के लिए थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, कि अल्फ्रेड पार्क, दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि वो पार्क कौन सा था जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी। तो अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी।
ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें याद रखिएगा और लिख भी लीजिएगा कॉपी पर। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो ये नर्मदा नदी का आप देख पा रहे होंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1289 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह हाथियों के लिए रिजर्व है। जैसे टाइगर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, इसी तरीके से ये हाथियों के लिए रिजर्व है कर्नाटक में। कौन सा? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। ये 490 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह अभयारण्य पश्चिमी घाटों के सूखे और नर्म पर्णपाती जंगलों के बीच स्थित है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, हाथी, गौर, सांभर, बाघ, हिरण, काकड़ और शाही जैसे जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, अब तक तो हाथी का पूछा था, हो सकता है ये पूछ ले कि गौर, सांभर, बाघ, हिरण, काकड़ और शाही जैसे जानवर बेंगलोर में कर्नाटका में किस अभयारण्य में रहते हैं, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 126 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की बात, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। आप देख पा रहे होंगे जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम जो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राज्य है। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि पहले नंबर पर कौन सा, पहले नंबर पर तो पूछ ही लिया अरुणाचल प्रदेश, अब हो सकता है दूसरे नंबर पर पूछ ले तो ये मिजोरम है, तीसरे नंबर पर पूछेगा तो दोस्तों आपका सिक्किम बन जाएगा, चौथे नंबर पर आपका दोस्तों नागालैंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है डेन्यूब, आप देख पा रहे होंगे ये वाला, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है वो जर्मनी देश में है और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन ये है, डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दोनाउगेसेन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है और वो कौन कौन से 10 देश हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के साथ डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर नोट डाउन कर दिएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं और जितने बार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल आप इतना देख लीजिए वर्ग मील है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल इतने वर्ग मील है और उत्तर अमेरिका का इतना वर्ग मील और दक्षिण अमेरिका का इतना वर्ग मील। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रीडिंग को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये मे भी पॉसिबल इस बार रीडिंग से पूछ ले कि कितने वर्ग मील किस महाद्वीप का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चमेरा नाद जो है बांध जो है ये रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। हो सकता है चंबा जिले की बात आ जाए तो चंबा जिले में स्थित है और यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कोलंबिया में स्थित है। गैलरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 131 पे, थोसेघर, जी हाँ दोस्तों, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में। आप देख पा रहे हो थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में स्थित है। यह सतारा शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर छोटे से गांव के पास स्थित है। 132 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? ये पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी जनसंख्या है वो कुल मानव आबादी का कितने प्रतिशत है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख पा रहे हो, उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित 90% है। और नेक्स्ट है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से भी राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 14वें राष्ट्रपति बने थे उस टाइम।
इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट था दोस्तों क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। और इसका सॉल्यूशन भी आप देख पा रहे हो, सॉल्यूशन में भारत के संविधान के अनुच्छेद इतने इतने के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल संविधान यानी 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करेगा। ये दोस्तों एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन इसलिए जरूर प्रेस करना है क्योंकि जितने बार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो हम डिजर्व करते हैं, आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप हमें ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही इस चैनल का जो है वजूद है। दोस्तों ये चैनल आप ही लोगों के दम पर चल रहा है। नेक्स्ट आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, भारत के संविधान खाली जगह के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो किस संविधान के अनुसार? ये अनुच्छेद 123 अनुच्छेद के अनुसार की बात है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। डिटेल में आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला न जा सके। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कुल होते हैं दोस्तों 12। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आप देख पा रहे होंगे, राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और राज्यसभा के में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार अगर आप जो है यूपी के या सेंट्रल के भी किसी भी एग्जाम में अपेयर हुए होंगे तो आपने देखा होगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर केसों में 5 साल होता है लेकिन इसमें 6 साल होता है, तो आप इसे स्टार मार्क करके जरूर रख लीजिएगा। और जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इस समय आया था और जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने ये एक पेपर में देखा था, शायद मैंने ये क्वेश्चन दोस्तों MTS में देखा था कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, कितनी निर्धारित है, तो ये 250। दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए आपको यहाँ से 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति होती है, तो किससे होती है दोस्तों? ये राज्यपाल को होती है। डिटेल में ये जान लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। आप ऐसे भी याद रखिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने भी देखा है, इसमें आप यहाँ से देखिए, विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से शुरू होती है और सत्र की अंतिम बैठक ये राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको ज़रूर जो है देश में भी पॉसिबल देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये डी यानी नोएडा में किया गया था, आप इसे देख लीजिएगा इसका जो सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट आपका है दोस्तों 2018 के ईटी किन्नी FDI इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ये उस समय 11वें नंबर पर हुआ। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको और आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB यानी रीजनल रूरल बैंक RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब 2020 तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। ये 18 का पेपर था इसलिए ये उस समय करंट की बात थी, तो 2018 की बात है, 2020 तक विस्तारीकरण की मंजूरी दे दी होगी। बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, विश्व बाघ दिवस
वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि ये कोई करंट का नहीं है। ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाघों की तेज़ी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला किया गया था। कहाँ पे किया? अब ये तो आपको पता चल गया कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। अब मे भी पॉसिबल ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे 2010 में। कहाँ हुई? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। तो ये सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन से हमें और भी बहुत सारी मोटी मोटी जानकारी मिल जाती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, भारत का पहला भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 7-8 सितंबर 2018 के मध्य भारत का पहला मोब ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन से सरकार के लक्ष्यों, बिजली से चलने वाले वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, एकीकरण तथा रोजगार के अवसरों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान सेवा योजना का प्रारंभ किया है? तो ये गुजरात ने किया है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे मैटर को पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर निर्धारित है? तो ये 7 सामाजिक मानकों पर निर्धारित है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाऊं। 7 ये देखिए, हरियाणा सरकार ने 7 सामाजिक मानकों, लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आपका सुशासन, अपराध मुक्त और सामाजिक भागीदारी के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसीलिए उन्होंने 7 स्टार नाम दिया है। इस योजना के तहत 1120 गाँवों ने रैंकिंग हासिल की है। स्टार रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः अम्बाला, गुरुग्राम और करनाल हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरत का समर्थन करने के लिए COP कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के पेशेवर संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए COP यानी कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप में नियमित मोबाइल मैसेजिंग ऐप के सभी फीचर हैं और यह चैटिंग, ग्रुप चैट, फाइल शेयरिंग और लोकेशन शेयरिंग के लिए सक्षम है। यह राज्य के 31 जिलों में 60,000 से अधिक पुलिस बलों को जोड़ने में मदद करती है, यानी एक दूसरे से लिंक रखते हैं। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 146 हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है? त्रिपुरा का राज्यफल तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्वीन अनानास, जी हाँ दोस्तों, ये क्वीन अनानास जो है ये त्रिपुरा का राज्यफल घोषित हुआ है। और त्रिपुरा राज्य क्वीन अनानास का अच्छा उत्पादक राज्य है। त्रिपुरा से ही विभिन्न देशों में क्वीन अनानास का निर्यात भी होता है। नेक्स्ट आपको आ जाता है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका सही फुल फॉर्म पता भी होगी, तो फुल फॉर्म इसकी यही है। बाकी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे 148 नंबर पर है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ट्रैक्टर बाजार दोस्तों भारत में है। सबसे बड़ा ट्रैक्टर यानी कृषि आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेकों कंपनियां हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर कहाँ पर है प्लांट? ये होशियारपुर पंजाब में है, सबसे बड़ा प्लांट दुनिया का। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये मुंबई, ये 2018 का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। और बाकी लास्ट क्वेश्चन है 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो भारत, जी हाँ दोस्तों, भारत जो है 17-18 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। और आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और वीडियो को पॉज करके इसे जो है पढ़ भी सकते हैं। और बाकी ये क्वेश्चन अब ये पेपर जून में है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 1 जून को मनाया जाता है और जून में ही आपका पेपर है, तो मे भी पॉसिबल इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल जाए करंट अफेयर में। दोस्तों सेशन पसंद आया हो हमारी इस मेहनत के लिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों रात में 2 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं और मेहनत से बस हमें भी ये लगता है कि हम जो है अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हमारे वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन करने से आपका कोई चार्ज नहीं आएगा। इवन हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारी इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब लगातार आ रहे हैं, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराएं। तो आपके लाइक सब्सक्रिप्शन से ही सब कुछ दोस्तों इस चैनल का जो है अस्तित्व है। तो इसे बनाए रखें और हमें कीप सपोर्टिंग, हमें सपोर्ट करते रहें।